हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउज आईएएस देहरादून। आज आप एमएम साहिल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। एमएम साहिल द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था एक सामान्य परिचर्चा के अंतर्गत आज हमारा विषय है उत्पादन के कारक। आज हमारा विषय है उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक भारतीय आर्थिक क्रियाओं का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादन कारक होता क्या है। उत्पादन कारक किसे कहते हैं? तो उत्पादन को पूर्ण करने वाले सभी तत्व जिनके एक साथ मिलने पर काम पूरा होता है उसी को उत्पादन कारक कहा जाता है। अर्थात आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत वे समस्त तत्व जिनके मिलने पर उत्पादन कार्य पूर्ण हो जाता है उसी को उत्पादन कारक के रूप में जाना जाता है। आईएएस, पीसीएस परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि कौन सा उत्पादन कारक में शामिल है, कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हमारे उत्पादन कारक के अंतर्गत 4 तत्व शामिल हैं। पहला है हमारा श्रम। श्रम क्या है कि मानवीय शरीर या मानवीय मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को ही श्रम का नाम दिया गया। श्रम का हस्तांतरण या श्रम को समानता 2 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। एक श्रम का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण होता है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण क्या है कि निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर हस्तांतरण। अर्थात इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम निम्न से उच्चतर की ओर चलेंगे, जिसे हम क्या है एक तरीके से ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के रूप में जान सकते हैं। दूसरा है हमारा श्रम का क्षैतिज हस्तांतरण। क्षैतिज हस्तांतरण क्या है कि जब श्रम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत हस्तांतरित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या कोई विद्यार्थी डिफेंस सेवा से सिविल सर्विस में हस्तांतरित हो जाए तो वह श्रम का क्षैतिज हस्तांतरण माना जाएगा। दूसरा हमारा उत्पादन कारक का महत्वपूर्ण तत्व है पूंजी, या इसे हम संपदा भी कह सकते हैं। पूंजी या संपदा क्या है? पूंजी या संपदा का अभिप्राय मानव द्वारा निर्मित समस्त प्रकार के संसाधन हैं। तीसरा हमारा है भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को भूमि कहा जाता है। और चौथा है हमारा उद्यमशीलता। यानी कि उद्यमशीलता क्या है कि किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन के अंतर्गत उत्पादन कौशल एवं योग्यता का निहित होना ही हमारा उद्यमशीलता कहलाता है। इस उद्यमशीलता के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। नवाचार यानी कि जिसे हम इनोवेशन कह सकते हैं, दूसरा प्रबंधन और तीसरा जोखिम। अब सिविल सेवा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि उद्यमशीलता में कौन सा तत्व शामिल है, कौन सा नहीं है। तो हमारी उद्यमशीलता के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: नवाचार, प्रबंधन, जोखिम। आइए हमारे उत्पादन कारक में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अधिकांश बार प्रश्न पूछा जाता है कि संपदा या पूंजी से संबंधित। तो आइए संपदा या पूंजी को हम व्यापक रूप में चर्चा करते हैं। पूंजी या संपदा क्या है कि मानव द्वारा निर्मित समस्त संसाधन ही हमारी पूंजी या संपदा कहलाती है। सामान्यतः पूंजी या संपदा को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। पहला है हमारा भौतिक पूंजी।
भौतिक पूंजी क्या है कि मानव द्वारा निर्मित समस्त भौतिक संसाधन ही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक पूंजी कहलाता है। अब इसके अंतर्गत टेबल हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, हमारा नहर हो सकती है, बांध हो सकता है, हमारा मशीन हो सकता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि मानव के द्वारा पृथ्वी पर रहकर जितने भी प्रकार के भौतिक संसाधनों को निर्मित किया जाता है उन्हें भौतिक संपदा या भौतिक पूंजी कहते हैं। जैसे हमारा नहर का निर्माण हो सकता है, हमारे बांध का निर्माण हो सकता है, हमारे किसी वाहन का निर्माण हो सकता है, किसी मशीन का निर्माण हो सकता है, वह समस्त भौतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा संपदा का महत्वपूर्ण आयाम है वित्तीय पूंजी, यानी कि मुद्रा और मुद्रा से उत्पन्न अन्य संसाधन ही हमारा वित्तीय क्या है, पूंजी कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारा ज्वेलरी हो सकता है, हमारा क्या है, ज्वेलरी, जिसे हम जवाहरात भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा पोस्टल ऑर्डर हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ये सब हमारे वित्तीय पूंजी के प्रमुख आयाम माने जाते हैं। तीसरा है हमारा महत्वपूर्ण जो है बौद्धिक पूंजी या संपदा। तो बौद्धिक पूंजी क्या है कि मानवीय विचार से उत्पन्न उत्पादन शक्ति को ही बौद्धिक संपदा या बौद्धिक पूंजी कहते हैं। तो आइए, बौद्धिक पूंजी या संपदा क्या है कि मानवीय विचारों से उत्पन्न उत्पादन शक्ति को हम बौद्धिक संपदा या पूंजी के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित करने और इसको संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयत्न भी किए गए। भारत सरकार के द्वारा बौद्धिक पूंजी या संपदा के अधिकार को लेकर आया गया। तो भारत सरकार के द्वारा मई 2016 के अंतर्गत बौद्धिक अधिकार संपदा नीति का प्रतिपादन किया गया, जिससे भारत के अंतर्गत अभिनव भारत जो है रचनात्मक भारत का नारा दिया गया। अर्थात हमारा क्रिएटिव इंडिया, न्यू इंडिया इसका मुख्य आधार बनाया गया। इससे पूर्व भारत सरकार के द्वारा इस बौद्धिक अधिकार को संरक्षित करने के उद्देश्य से बौद्धिक अधिकार अधिनियम 2005 को पारित किया गया। इस अधिनियम के 3 महत्वपूर्ण आयाम माने गए: कलात्मक बौद्धिक पूंजी, या इसे हम संपदा भी कह सकते हैं। कलात्मक बौद्धिक पूंजी क्या है कि मानवीय विचार से उत्पन्न कलात्मक को बौद्धिक संपदा कहना। अर्थात कहने का क्या है कि मानव के कलात्मक विचारों से उत्पन्न उत्पादन शक्ति को हमने कलात्मक बौद्धिक संपदा का नाम दिया। जब इसका नाम दे दिया तो इसका स्वामित्व हमारा कॉपीराइट कहलाता है। इसका संकेत सी होता है, जिसमें किताब लेखन का कार्य हो सकता है, चित्र बनाने का कार्य हो सकता है, कोई लेखन का अधिकार शामिल हो सकता है। दूसरा आयाम है इस अधिनियम का वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी, यानी कि वैज्ञानिक विचारों से उत्पन्न उत्पादन शक्ति को वैज्ञानिक बौद्धिक संपदा का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत किसी नए फार्मूले का विकास हो सकता है, कोई वैज्ञानिक खोज हो सकती है। इसके स्वामित्व को पेटेंट कहा जाता है ना? इसके स्वामित्व को पेटेंट कहा जाता है। इसका संकेत आर होता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण आयाम है व्यावसायिक बौद्धिक संपदा। व्यावसायिक बौद्धिक संपदा क्या है कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय को संचालित करने के लिए जिन विचारों का प्रतिपादन किया जाता है उसे व्यावसायिक बौद्धिक संपदा कहा जाता है। इसका स्वामित्व ट्रेड मार्क कहलाता है। इसका उपमार्का सर्विस
मार्क भी कहलाता है, सर्विस मार्क। इसका संकेत हमारा TM होता है। यह हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिससे बौद्धिकता को अत्यधिक प्रोत्साहित और संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके उपरांत हम देखते हैं कि उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। आइए देखते हैं हमारे उत्पादन के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख योगदान देते हैं। यहां से अधिकांशतः प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा उत्पादन के क्षेत्रों को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया। पहला हमारा क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र क्या है कि जब पहली बार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, क्या जब पहली बार प्राकृतिक या नैसर्गिक संसाधनों का दोहन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत CSO के द्वारा निम्नलिखित को शामिल किया गया: कृषि एवं कृषि से संबंधित उत्पादन क्षेत्र, वानिकी एवं लट उत्पादन क्षेत्र, मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, खनन उत्खनन उत्पादन क्षेत्र। दूसरा हमारा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक या जैसे हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो जब प्राकृतिक या नैसर्गिक संसाधनों के अंतर्गत एक या अधिक बार दोहन या उन्हें परिवर्तित किया जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत CSO के द्वारा निम्नलिखित चीजों को शामिल किया गया, जैसे विनिर्माण यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा निर्माण जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन, तीसरा हमारा जल विद्युत गैस आपूर्ति उत्पादन क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है कि हमारा आदर्श सेवाएं, जो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों के बेहतर सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए प्रदान की जाती है, उसे ही तृतीय क्षेत्र का नाम दिया गया। CSO के द्वारा इस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होटल एवं अन्य सेवाएं, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, रियल एस्टेट, परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को शामिल किया गया है। आजादी के बाद से लेकर या स्वतंत्रता के उपरांत से लेकर वर्तमान समय तक उत्पादन के इन क्षेत्रों में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया, इसे वृद्धि के चरण के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे एक तरीके से उत्पादन के तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत जब हमारा कोई प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो उसे वृद्धि के चरण के रूप में जाना जाता है। UPSC के अंतर्गत यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इन कृषि या भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? वृद्धि के चरण के नाम से। जब हमारा एक तरीके से भारत स्वतंत्र हुआ तो कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, द्वितीय क्षेत्र का दूसरा स्थान था और सेवा क्षेत्र का तृतीय स्थान था। लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर यदि हम देखें तो हमारे सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र दूसरे स्थान पर है और कृषि क्षेत्र हमारे तीसरे स्थान पर है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसरित है, अर्थात सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है और कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घटता जा रहा है। धन्यवाद।